अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली। आज मैं इसराइल की एक ऐसी एजेंसी के वाक़यात आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसका नाम मोसाद है। इसने कागजात का पलंदा थमाकर इसके जवाबात हासिल करने के बाद रुखसत कर दिया। ये सिलसिला 3 माह जारी रहा। इस दौरान वही बूढ़ा जिसने अपना तारफ गोरेयान के नाम से करवाया था, इससे तिल अबीब के सिकला कैफे में मुलाकात कर रहा था। हर मुलाकात पर वो इससे सैकड़ों सवालात मज़ूआत बदल कर पूछता। हालांकि अब तक वो ऐसे सवालात के जवाबात से सैकड़ों सफ़ात काले कर चुका था। ये बात इसने बतौर हाथ नोट की थी कि घुमा फिरा कर इससे गोरेयान वैसे ही मिलते जुलते सवालात कर रहा था जिसके जवाबात वो पहले से दे चुका था। 3 माह के बाद एक रोज इसे मेडिकल टेस्ट के लिए आर्मी के एक ऑफिस में तलब कर लिया गया। गो के वो इसकी ज़रूरत नहीं समझता था क्योंकि गुज़िश्ता 4 से 5 साल से वो मुसलसल अपने मेडिकल टेस्ट करवा रहा था। लेकिन यहाँ पहुंचकर इसे इल्म हुआ कि ये बिल्कुल एक अलग किस्म का तबी इम्तिहान है। इससे पहले जब इसने कहीं भी मेडिकल टेस्ट करवाया था तो इसके साथ इस जैसे दर्जनों लड़के और लड़कियां होते थे जिनका टेस्ट लेने वाले 1 या 2 डॉक्टर बारी बारी इनका तबी मुआयना करते। लेकिन यहाँ वो अकेला था और टेस्ट लेने वाले 1-2 नहीं बल्कि 10 डॉक्टर थे। ऐसे 10 मुख्तलिफ कमरों में बारी बारी ले जाया गया। हर कमरे में एक डॉक्टर, एक माहिर नफ्सियात और एक नर्स मौजूद हो। हर कमरे में आधा घंटा इस पर हवा और 5 घंटे इस थका देने वाले अमल के बाद बिलाहिर इसे घर जाने की इजाज़त मिल जाती। यसूफ ने गो के इसराइल में शऊर की आंख नहीं खोली थी और अपना बचपन गुजार कर ही वो यहाँ आया था। लेकिन इन 3-4 माह में इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इसके मुंतहमन इसकी कुव्वत और बर्दाश्त की इंतहा देखना चाहते हैं और इस हथियार नहीं फेंके थे। मोसाद के किसी भी एजेंट की ज़िंदगी आर्मी के जनरल से किसी तरह कम नहीं थी। खुद इसकी मतलून तबीयत के लिए इससे मौजू नौकरी और कोई नहीं थी। यहाँ इसे सारी दुनिया देखने का मौका मिलता और वो इस गोल्डन चांस को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। यसूफ को इस बात का इल्म था कि इसका इंतखाब मोसाद की सबसे खतरनाक ब्रांच काई डॉन के लिए किया गया है, जो दरअसल मोसाद का कातल ग्रुप था जिसका काम दुनिया के किसी भी हिस्से में हुक्म मिलने पर मुतलका शख्स को बेरहमी से कत्ल कर देना था, हुआ इसकी कीमत इसकी अपनी जान ही क्यों ना होती। इन लोगों की कमीज़ों के कॉलर हमेशा जहर में भीगे होते ताकि शनाख्त होने से पहले या दुश्मन के हथे चरने से पहले वो जहर चाटकर अपना जहर अपने साथ कब्र में ले जाएं। तो जासूसी अमूर में महारत नामा हासिल होता और अमूमन मोसाद के केस्टसा का इंतखाब इन्हीं लोगों में से किया जाता। 4 माह की मुसलसल भाग दौड़ के बाद बिलाहिर इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन भी आ गया जब इसे एक पैगाम मिला कि अगले रोज़ 7 और 9 बजे के दरमियान वो एक मखसूस नंबर पर टेलीफोन करे। खुशी से इसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे। अगले रोज़ फ़ोन करने पर इसे डिबूरा पहुंचने का हुक्म मिला, जहां एक मखसूस शख्स से रब्ता करने पर इसे कहा गया कि तीसरे रोज़ वो तिल अबीब के किंग सुलेमान होटल में पहुंच। इस बिल्डिंग से मुतल्लिक इसे पहले से इल्म था कि सीमेंट की बनी ये पुरसरार इमारत ही दरअसल मोसाद का हेडक्वार्टर है। इमारत के बाहर सिक्योरिटी भर्ती सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था। यसूफ कुछ देर पहले ही पहुंच गया था। इसने ये वाकया यहाँ मौजूद एक कैफ़े में कॉफ़ी और बर्गर के साथ गुजारा और मुकर्रा वक्त में मेन फ्लोर पर पहुंच गया। मुकर्रा वक्त पर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसका सामना गोरेयान से हो गया। खुश आमदीद नौजवान, तुम्हारा इंतखाब तकरीबन हो चुका है। यूँ समझो कि तुमने 90% इम्तिहान पास कर लिया है। तुम एक अजीम सल्तनत के अजीम बाशिंदे हो और अजीम इसराइल के लिए चूँकि तुमसे मुस्तकबिल में बहुत अहम खिदमात ली जाएंगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारे इंतहा में कोई भी कमी रह जाए। हम तुम्हारे बेहतरीन देखना चाहते हैं।
तुम कल अपने कपड़ों के 2 सूटकेस लेकर इसी दफ्तर में पहुंच जाओ, जिसके बाद तुम्हें आखिरी मराहिल से गुजारा जाएगा। कुरैन ने इससे कहा। यूसुफ असबाब में सर हिलाता रहा। अब वो किसी भी पुरस्कार से परेशान नहीं होता था। वो हर दफ़ा मुसाद की कॉल पर मुतलका टेस्ट को आखिरी टेस्ट जानकर ही इसको हर दफ़ा यही बताया गया कि अभी एक और टेस्ट बाकी है, लेकिन किसी नादहिंदा ताकत ने जिसे इसके कानों में सरगोशी की कि अब कोई और टेस्ट बाकी नहीं रहा। वो वाकई मुसाद में भर्ती का आखिरी इम्तिहान दे रहा था। इस बात का इल्म इसे बाद में हुआ कि मुसाद के किसी भी एजेंट का इंतखाब 5000 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार की बुनियाद पर किया जाता है और हर मुंतखब होने वाले को फौरी ही इस बात का एहसास दिला दिया जाता है कि वो ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से दूसरे से बहुत बदतर और अपने मैदान का यकता रोज़ अपने 2 सूटकेसों में जब वो ज़रूरत के तमाम कपड़े डालकर मुकर्रर जगह पहुंचा तो यहाँ 10 नौजवान और 2 लड़कियां पहले से मौजूद थीं। इन सबको एक कोच पर इनके सामान समेत बैठाकर वो लोग तिल अबीब के मज़ाफ़ात में हिफा की तरफ ले जाने वाली सड़क पर वाक़िया इसराइल के महंगे तरीन रेस्टोरेंट कटरी क्लब में ले आए। इस होटल के सामने वाली पहाड़ी की पुश से झांकते बज़ाहिर इसराइली वज़ीर आज़म की गरमाई रिहाइश के टावर दिखाई दे रहे थे, जो दरअसल मुसाद की ट्रेनिंग एकेडमी मदरसा थी। इन सब को 2-2 के यूनिट की शक्ल में एक एक कमरा अलॉट कर दिया गया और सामान रखने के बाद फौरन मीटिंग रूम में हाजिर होने का हुक्म मिला। मीटिंग रूम में इन सब को इनके नाम का एक एक लिफाफा दे दिया गया, जिसमें इनके कोर नाम मुतलका दस्तावेज मौजूद थी। इनमें से हर एक को अलग शनाख्त दे दी गई कि आज के बाद इनसे इस शनाख्त के मुताबिक डील किया जाएगा। अब वो अपनी जली शनाख्त, पेशा, तारीख पैदाइश, ख़ानदानी और माशरती हैसियत, अपने पैदाइश और रिहाइश के मकामात, बचपन से अब तक का ज़माना और मुख्तलिफ मराहिल पर पेश आने वाले वाक़यात को 3 घंटे के अंदर अंदर अज़बर कर लें, जिसके बाद इन्हें इनकी कोर हैसियत से मुतल्लक सवालात किए जाएंगे और वहाँ मौजूद अफसरों की कोशिश होगी कि वो इनके किसी भी झूठ को पकड़ने की कोशिश करें, जबकि अपनी कोर हैसियत से मुतल्लक मामूली जज्बस का शिकार ही नहीं होना और बड़े तमाम से झूठ बोलते चले जाना है। 3 घंटे बाद इन्हें दोबारा अकेले अकेले मुख्तलिफ कमरों में तलब कर लिया गया और इनकी जैली ज़िंदगी से मुतल्लिक 3-4 लोगों ने एक एक उम्मीदवार पर सवालात की बौछार कर दी। इन लोगों का पूछने का तरीका ऐसा हैरान कुन और नफसियाती था कि किसी न किसी मरहले पर मुखातब का चौंक जाना लाजमी होता। यूसुफ को याद आ रहा था कि इंस्पेक्टर इससे पेशे के मुतल्लिक तफसीलात पूछ रहा था कि बड़ी तेज़ी से अपनी ही नोटबुक में नोट भी कर रहा था कि अचानक एक कोने में खड़े इंस्पेक्टर ने इसे मुखातब किया। माफ़ कीजिएगा, आपका नाम? इसने ये नफसियाती हमला इतना अचानक और भरपूर किया था कि कोई भी मुखातब घबरा कर अपना कोर नाम भूल सकता था, लेकिन यूसुफ ने बड़े इम्तिनान से अपना कोर नाम दोबारा बता दिया। 1 घंटे तक वो ऐसे ही हैरान कुन सवालात के ज़रिए जांचते रहे, जिसके बाद इन्हें अपने अपने कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई, जिसके बाद इन्हें लंच पर बुलाया गया और बिलाशुबा खाने की जिस मेज़ पर वो इकट्ठे बैठे हुए थे वहाँ शायद ही दुनिया का कोई पसंदीदा खाना मौजूद ना हो। इसके बावजूद हर उम्मीदवार के लिए एक वेटर सिर्फ इसलिए मौजूद थी कि अगर इसे बावजूद कोई और डिश दरकार हो तो फ़ौरन फराहम की। खाने के खात्मे पर हदायत मिली कि अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े तब्दील करें और शहर जाने की तैयारी कर लें, जहां इनका अगला इम्तिहान होना था। अब इन्हें 3-3 के ग्रुप में तकसीम कर दिया गया। हर ग्रुप के साथ 2 इंस्पेक्टर थे जो इन्हें अपनी कार में लेकर तिल अबीब के मरकजी इलाके की तरफ जा रहे थे। अचानक ही गाड़ी किंग सलमान के नज़दीक इब्ने गोरिल्ला के पास रुक गई। इंस्पेक्टर ने यूसुफ को बाहर आने का इशारा किया। यूसुफ को साथ लेकर पैदल एक रिहायशी इलाके की तरफ चला गया, जबकि कार आगे बढ़ गई। एक प्लाजे के सामने रोककर इसने तीसरी मंजिल की एक बैल्कनी की तरफ इशारा करके यूसुफ को मुखातब हूँ कि तुम इस बैल्कनी में
3 मिनट तक खाली हाथ खड़े रहो, जिसके बाद अंदर जाओ और दोबारा वापस आओ और इस बैल्कनी वाले फ्लैट का मालिक या किराएदार भी तुम्हारे साथ हो और तुम्हारे एक हाथ में पानी का गिलास हो और तुम वहाँ 6 मिनट तक मालिक या किराएदार समेत खड़े रहो। इसने अचानक ही यूसुफ को मुहिम सौंप दी। इसने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और ज़हनी तौर पर तैयार हुआ। यूसुफ जानता था कि इसके पास इस वक्त कोई सरकारी शनाख्त नहीं। इसराइल में आम हालात में भी हर शहरी को अपनी शनाख्त के साथ सफ़र करने का हुक्म था, जबकि किसी घर पर सरकारी शनाख्त के बगैर दाखिल होना तो बहुत बड़ा जुर्म था। इन्हें यह हदायत शुरू ही में करवा दी गई थी कि अगर वो गिरफ्तार हो जाएं तो पुलिस की भी अपनी असलियत नहीं बल्कि वही कोर्ट स्टोरी बताई जाए जो इनके लिए तैयार की गई है और अपनी जली शनाख्त को असली साबित करने के लिए कोशिश की जाए। बहुत मुश्किल काम था। राइट सर, यूसुफ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम क्या तरीका इख्तियार करोगे? बाय द वे, तुम क्या तरीका इख्तियार करोगे? अचानक ही इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं फिल्म बनाऊंगा, इसने फौरन जवाब दिया। यहाँ मोसाद में किसी भी मामले को अरबों की तरह अल्लाह की मर्जी पर ही नहीं छोड़ा जाता और इनके इंस्पेक्टर अपने शागिर्द से उम्मीद करते थे कि वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए खुद को फौरन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लें और आंखें बंद करके छलांग लगाने की बजाय सूरत हाल को समझ बूझ कर ही कोई कदम उठाएं।